गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों आज आपकी क्लास जो है अकबर के कालीन या अकबर के समय की स्थापत्य कला है। आज के क्लास में हम जो है मुगल बादशाह यानी महान सम्राट अकबर के समय निर्मित हुए स्थापत्य को देखेंगे, यानी इनके समय मुगल काल में स्थापत्य का किस तरीके से विकास हुआ, उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन आता है और क्यों एक बेहतर डेवलपमेंट कला के क्षेत्र में दिखाई देता है अकबर के समय। ठीक है, तो आज सभी लोग जो है तुरंत क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए बच्चों, सभी लोग क्लास से कनेक्ट हो जाइए और सभी लोग जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फटाफट सभी लोग लाइक एंड शेयर करिए बच्चों। लाइक एंड शेयर करते जाइए आप लोग। चलिए, तो आज की क्लास है मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला, सॉरी मुगल ने अकबर कालीन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, सभी लोग रेडी हो गए हैं। आज की क्लास है अकबर कालीन स्थापत्य कला, यानी मुगल बादशाह महान सम्राट अकबर के समय की स्थापत्य कला का डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चों मुगल बादशाह अकबर के विषय में आपको पता है कि एक महान सम्राट था और कोई भी व्यक्ति या कोई भी सम्राट बच्चों महान तब होता है जब वह अपनी तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे बेहतर सबसे योग्य निर्णय ले, ठीक, अपनी सबसे योग्य नीतियों का निष्पादन करे, निर्माण करे। तो महान सम्राट अकबर को भी हम कहीं न कहीं एक सम्मान के दृश्य देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अकबर ने इतिहास में जितना सम्मान अर्जित किया है उतना ही पारिवारिक तौर पर कहीं न कहीं वह सुख प्राप्त नहीं कर पाया, या उसका भाग्य जो है परिवार के स्तर पर उतना बेहतर दिखाई नहीं देता। जैसा कि आपको पता होगा कि अकबर की 4 या 5 संतानें थी, उनमें से 3 संतानों की मृत्यु अधिकतम अल्कोहल लेने की वजह से हो जाती है। कहा जाता है कि अकबर को पहली संतान जुड़वा पैदा हुई थी, उसके बाद दानियाल भी शराब पीने की वजह से क्या हो गया, मर गया। तो अकबर का विवाह आपको पता है कि राजपूत खानदान से जुड़ी हुई जोधाबाई से हुआ था, जिनको आप हरखाबाई कहते हैं, जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी बच्चों। कहा जाता है जोधाबाई से एक लंबे समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पाई थी और अकबर भी इस बात से बेहद क्या था, दुखी था। देखिए, आप लोगों को हम कला से ही जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों बहुत से अपनी संख्या को और इंक्रीज करिए। तो मैं बात कर रहा था अकबर के समय की। कहा जाता है कि अकबर निसंतान होने की वजह से, यानी जोधाबाई को कोई संतान न होने की वजह से बेहद दुखी रहा करता था। कहा जाता है कि फतेहपुर सिकरी जो आगरा से मात्र 23 मील की दूरी है। अगर आगरा देखिए, कहा जाता है इसके पहले आगरा मुख्य केंद्र हुआ करता था। आगरा से 23 मील दूर जो है एक सिकरी नामक ग्राम था। कौन सा गांव था बच्चों? सिकरी नामक ग्राम था। इसी सिकरी ग्राम में एक सूफी संत रहा करते थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। इनका नाम था बच्चों शेख सलीम चिश्ती। कहा जाता है कि अकबर इनसे बेहद क्या था, प्रभावित था और नंगे पैर जो है अकबर इनके खानकाह में यानी इनके आवास पे जाया करता था। मुगल बादशाह यानी सम्राटों का सम्राट बादशाह अकबर, सोचिए कि क्या लगन क्या निष्ठा शेख सलीम चिश्ती के प्रति रही होगी कि मुगल बादशाह अकबर जो है नंगे पैर कहीं न कहीं इस चिश्ती दरबार में जाया करता था। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जानते हैं सूफी संतों का जो दौर चला वह इस्लाम में सुधार से जुड़ा हुआ था। सूफी संत या सूफी आंदोलन जो चला वह इस्लाम की उदारवादी विचारधारा का नेतृत्व करता है। तो अगर किसी सूफी संत की खानकाह में अकबर
अपना सर झुकाता है या नतमस्तक होता है, तो इसका मतलब है कि इस्लाम की उदारवादी विचारधाराओं का समर्थक था। कौन? अकबर। कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाने के बाद सलीम साहब ने अकबर को तीन पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद दिया था। 3 पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है इन्हीं के आशीर्वाद से जिसका जन्म हुआ उसे आप कहते हैं सलीम, यानी शेखू बाबा या सलीम। कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से शेखू बाबा का जन्म हुआ। तो बच्चों, ये शेखू बाबा कौन थे? ये शेखू बाबा सलीम साहब थे। सलीम का मतलब है जहांगीर, सलीम का मतलब है जहांगीर, ठीक है। तो कहा जाता है कि सलीम साहब के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का क्या होता है? जन्म होता है। इसके कारण कहा जाता है कि अकबर की जो आध्यात्मिक विचारधारा थी वह शेख सलीम चिश्ती में और क्या हो गई? मजबूत हो गई। अकबर ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इसका जन्म जो है कहीं न कहीं चिश्ती के द्वारा या उनके आशीर्वाद का क्या है? प्रतिफल है। इससे अकबर की विचारधारा जो है वह कहीं न कहीं से फतेहपुर सीकरी यानी इनके खानकाह को लेकर और क्या हुआ? मजबूत हुआ। और कहा जाता है कि जब आध्यात्मिक विचारधारा सीकरी से जुड़ गई अकबर की, तो कहा जाता है इस सीकरी को एक नगर के रूप में विकसित करने का आदेश अकबर ने दिया। और यह सीकरी गांव जब एक नगर के रूप में विकसित हुआ तो इसी को कहा गया फतेहपुर सीकरी। इसी को क्या कहा गया बच्चों? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। कहा जाता है कि अकबर का आध्यात्मिक विश्वास इतना प्रगाढ़ और इतना मजबूत हो गया था कि न केवल अकबर ने इसे एक नगर के रूप में विकसित किया, बल्कि अपना पूरा काफिला ही यहाँ पर क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। यानी आगरा से फतेहपुर सीकरी को इन्होंने क्या किया? राजधानी बना लिया। फतेहपुर सीकरी को इन्होंने क्या किया? राजधानी बना लिया। तो जब फतेहपुर सीकरी राजधानी बन गई तो यहाँ पर स्थापत्य कला का विकास होना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर अब जो है स्थापत्य कला का विकास होना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। तो अकबर के समय स्थापत्य कला का जो प्रारंभ है वह हमें फतेहपुर सीकरी में पूरी तौर पर यानी पूरी तरह से दिखाई देता है। तो अब हम देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में किस तरह से अकबर के समय स्थापत्य का विकास दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कहानी है जिसको हमने आपको बताया कि जिसका जो एक कारण है जिसकी वजह से अकबर ने फतेहपुर सीकरी को एक नगर के रूप में, एक राजधानी के रूप में बच्चों क्या किया? निर्मित किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो बच्चों कहा जाता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना 2 चीजों के उपरांत हुई थी। एक जहांगीर के जन्म और दूसरा गुजरात विजय के उपरांत। गुजरात विजय के उपरांत जहां तक रही कला की बात, तो कहा जाता है कि कला में अकबर का बेहद क्या था? रुचि था। कला को बेहद अकबर पसंद करता था। इनके समय अगर बात की जाए, कहा जाता कि अकबर के समय 2 ऐसी महान चीजें निर्मित हुई जिसमें अकबर के पूरे योगदान को देखा जा सकता है। एक शीशे की तरह वह अकबर के योगदान को क्या करती है? बताती है। पहला अबुल फजल की आईने अकबरी और दूसरा अकबर के द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी। इन दोनों को देखने के बाद अकबर की समस्त उपलब्धियां हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि आईने अकबरी मुगलिया सल्तनत का सबसे महान साहित्य माना जाता है और फतेहपुर सीकरी आगरा के ताजमहल के बाद एक दूसरा मुगलिया सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है, ठीक है।
तो दोनों चीजों को अगर हम देखें तो कहा जाता है कि अकबर के समय इन दो उपलब्धियों को सिर्फ अगर देख लीजिए तो अकबर की सारी उपलब्धियों को आप पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं या पूरी तरह से समझ सकते हैं कि अकबर के समय किस तरह का साहित्य और समाज और संस्कृति का डेवलपमेंट था। यानी इन्हीं दोनों चीजों से हम अकबर की पूरी मानसिकता को पढ़ सकते हैं, अकबर की पूरी विचारधारा को जान सकते हैं। अबुल फजल स्वयं अकबर के बारे में कहता है, अबुल फजल जो इनका दरबारी कवि है, प्रशासनिक अधिकारी भी था, वह स्वयं ये कहता है बच्चों, कहता है कि अकबर स्वयं एक कला प्रेमी है। वह किसी भी निर्माण का चित्र पहले अपने दिमाग में क्या करता है, बनाता है। कहता है कि वो कहता है कि अकबर जो है निर्माण की योजनाओं को स्वयं बनाता था। निर्माण की योजना मतलब जैसे सपोज करिए कोई किला बनाना है तो किला बनाने की योजना कौन बनाता है, अकबर बनाता है। और फिर अबुल फजल कहता है कि योजनाओं के निर्माण के बाद वह अपने मस्तिष्क से उसकी संरचना का खाका भी क्या करता था, खींचता था। यानी उसके दिमाग में जो इसकी विचारधाराएं थी वह उस निर्माण पर पूरी तरह क्या होती है, दिखाई देती हैं। ठीक है मेरी बात आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए इलाहाबाद का किला बनाना है, इलाहाबाद का किला मान लीजिए अकबर ने बनाया, तो अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल कहता है कि किसी भी निर्माण की योजना स्वयं किसके मस्तिष्क में आती थी, अकबर के। अब इलाहाबाद में किला बनाना है, यह योजना किसके दिमाग में आई, सबसे पहले अकबर के दिमाग में आई। ठीक, क्लियर। उसके बाद यह इलाहाबाद का किला किस तरीके से बनेगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसमें किन शैलियों का उपयोग किया जाएगा, ये अकबर के मस्तिष्क में यानी अकबर की जो विचारधारा है वह इस पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब है कि अकबर की विचारधारा अगर सहिष्णु है, अकबर की विचारधारा अगर सहिष्णु है, अकबर की विचारधारा अगर समन्वयवादी है, अकबर की विचारधारा अगर समन्वयवादी है तो वह उसकी इस निर्माण कला पर भी हमको दिखाई देगी। यानी समन्वयवादी का मतलब हुआ कि इस निर्माण में इस्लामी शैली के साथ साथ यानी इस्लामी शैली के साथ साथ हमें हिंदू शैली का प्रयोग भी दिखाई देगा, हमें हिंदू शैली का प्रयोग भी दिखाई देगा। और आप देखिएगा कि अकबर के समय जो निर्माण कार्य हुआ, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, चाहे वो आगरा का किला हो, चाहे आपका जो है इलाहाबाद, लाहौर या अटक का किला हो, सब में आप देखेंगे तो न केवल हिंदू कला बल्कि जैन शैली, बौद्ध शैली यूं का प्रयोग भी दिखाई देगा। यानी अन्य जो शैलियां हैं, जो क्षेत्रीय शैलियां हैं, जैसे गुजरात की शैली, उसका भी प्रभाव अकबर के निर्माण कार्य पर दिखाई देगा। यानी इनसे यह लगता है कि अकबर जो है एक समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था, एक सहिष्णु विचारधारा का व्यक्ति था। क्योंकि सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों को समान महत्व देना। जब आप सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं तो आपके निर्माण कार्य में, आपकी संस्कृति में, आपके कल्चर में वो सारी चीजें क्या होती हैं, दिखती हैं। जैसे अकबर के समय आप देखेंगे तो उनके विचारों में रूढ़िवादिता दिखेगी, कट्टरपन दिखेगा, लेकिन अकबर के समय इस तरह की विचारधारा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अकबर के समय बच्चों हम देखें तो चलिए कहते हैं कि अकबर के निर्माण कार्य में क्या दिखेगा, समन्वयवादिता दिखेगी और सहिष्णुता दिखेगी। क्योंकि अकबर की विचारधारा इन चीजों से क्या है, प्रभावित है। तो जिस तरह विचारधारा होगी उसी तरह की उसके समय की निर्माण प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए फतेहपुर सीकरी को लेकर, फतेहपुर सीकरी के निर्माण कार्य को लेकर इतिहासकारों ने बड़े ही सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया है। फतेहपुर सीकरी के निर्माण कार्य का इतिहासकारों ने बच्चों बड़े ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और फतेहपुर सीकरी में एक भव्य निर्माण दिखाई देता है। पर्सी ब्राउन जो एक महान इतिहासकार है कला के क्षेत्र का, पर्सी ब्राउन कहता है कि ताजमहल के बाद फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला को देखकर पर्सी ब्राउन कहता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद, ताजमहल के निर्माण के बाद
मुगलों की सबसे श्रेष्ठ कला का द्वितीय उदाहरण है। मुगलों की सबसे श्रेष्ठ कला का द्वितीय उदाहरण है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि आगरा के ताजमहल के बाद अगर स्थापत्य कला की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ कोई स्थापत्य कला है तो वह कौन है? फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि ताजमहल के बाद मुगलों की सबसे श्रेष्ठ स्थापत्य कला अगर कोई है तो वो कौन सी है? फतेहपुर सीकरी है। जैसे फर्गुसन कहता है, फर्गुसन ने कहा बच्चों, फर्गुसन ने कहा कि फतेहपुर सीकरी के निर्माण में पाषाण का एक ऐसा रोमांस दिखाई देता है जो अन्य स्थापत्य कलाओं में बहुत कम दिखता है। देखिए, इन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य में पाषाण का ऐसा रोमांस, पाषाण का ऐसा रोमांस मतलब कि पत्थरों के द्वारा जो भवन यहां पर बनाए गए हैं वो बेहद आकर्षक है। वो बेहद क्या है? आकर्षक हैं, अद्भुत हैं। उनको देखकर एक आकर्षण पैदा होता है। इसी को कहता है, फर्गुसन कहता है कि पाषाण का ऐसा रोमांस बहुत कम हमें दिखाई देता है जैसा फतेहपुर सीकरी में दिखाई देता है। तो फतेहपुर सीकरी में आप जानते हैं कि अकबर ने जितने भी भवन बनाए बच्चों, अकबर के समय के भवन निर्माण की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कहा जाता है कि अकबर के समय स्थापत्य कला का एक बेहद विस्तार दिखाई देता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अकबर के समय राजसत्ता क्या है? अस्थाई है। मुगलिया सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी अकबर को कहा जाता है। तो जब राजनीति अस्थाई होती है और राजकोष आपका मजबूत होता है तो एक बेहतर कला का उद्भव भी दिखाई देता है, एक बेहतर कला के विकास का अवसर भी दिखाई देता है। और यह चीज अकबर के समय क्या है? अनुकूल है। अकबर एक सशक्त राजसत्ता का निर्माण कर चुका है, एक मजबूत राजकोष उसके पास है, तो कला का विकास भी एक मजबूत कंडीशन में आपको दिखाई देगा। कहा जाता है कि कला का जो डेवलपमेंट है ये 70 के दशक से या 60 के दशक से बाद में दिखाई देना शुरू होता है, 65 के दशक से शुरू होता है। क्योंकि जब तक राजनीतिक सत्ता अस्थायी नहीं है तब तक आप कला का निर्माण नहीं कर सकते बच्चों। और अकबर के समय भी कला का जो डेवलपमेंट है वो अकबर की राजसत्ता से 10 साल बाद ही दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अकबर के समय कला का इतना बृहद विकास इसलिए हो सका क्योंकि मजबूत राजकोष था। लेकिन अकबर ने कला के विकास में हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि हम जनता के धन का अपव्यय नहीं होने देंगे। जनता के धन के अपव्यय नहीं होने देंगे का मतलब है कि उसने जो भी इमारतें बनाई है वह इमारतें बहुत महंगी नहीं है बच्चों, उनमें अनर्गल धन या अतिरिक्त धन का खर्च नहीं किया गया है। एक व्यवस्थित तरीके से इन बिल्डिंगों का, इन स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर के समय देखेंगे तो बहुतायत जितने भी भवन बने हैं सामान्य रूप से उसमें लाल पत्थरों का ही उपयोग किया गया है। लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है और इसलिए किया गया क्योंकि लाल पत्थर सामान्य रूप से क्या था? उपलब्ध था, आसानी से उपलब्ध था। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए काली पेंच का उपयोग किया गया है, लोहे की बने हुए किलों का उपयोग किया गया है और लोहा भी बहुत बहुमूल्य धातु नहीं थी जिसका आसानी से उसने उपयोग किया है। ठीक, तो लोहे का उपयोग दिखाई देता है। अलंकरण के तौर पर आप देखेंगे तो वही पत्तियां, फूल और कुरान की आयतें दिखाई देंगी। वही मेहराबों का उपयोग भी हुआ है, लेकिन संगमरमर का उपयोग अकबर की इमारतों में बहुत कम दिखता है। कहीं कहीं पर हमें संगमरमर के उपयोग दिखाई देते हैं बच्चों। तो अकबर की इमारतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर ने अपने समय के स्थापत्य कला में अतिरिक्त धन का व्यय नहीं किया है, अतिरिक्त धन का व्यय नहीं किया है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अकबर के समय कोई भी भवन, कोई भी किला अगर आप देखेंगे तो वहां पर हर प्रकार के भवनों का निर्माण आपको दिखाई देगा। चाहे वो मीना बाजार हो, चाहे वो इबादत खाना हो जहां पर आप नमाज अदा करते हैं, चाहे वो जौहरी बाजार हो जहां पर आभूषण बिकते हैं, चाहे वो मैदान चौगान हो जहां पर घोड़े, जहां पर आप चौगान खेलते हैं, चाहे वो कुत कबूतर खाना हो। तो ओवरऑल देखें तो कोई भी बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई है कि पूरा एक शहर वहां पे बस सकता है, एक राजशाही शहर को पूरी तरह से बसाया जा सकता है। और किले के अंदर ही इस सारी व्यवस्थाओं को आप देखेंगे। तो चलिए फतेहपुर सीकरी को हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण अकबर ने किया
वह फतेहपुर सीकरी किस तरह से विकसित हुआ है और अकबर ने यहाँ पर कला का एक संपूर्ण विकास करने का किस तरह से प्रयास किया बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए यहीं से देखते हैं। तो अभी हमने बात किया कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का विकास क्यों किया। तो फतेहपुर सीकरी का डेवलपमेंट जो है, फतेहपुर सीकरी का विकास अकबर ने मूल रूप से अपने पुत्र जो है जहांगीर की उपलब्धियों के आधार पर किया था। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए थोड़ा सा। आप लोग अपनी संख्या को इंक्रीज करिए। बहुत कम संख्या, बहुत कम संख्या आपकी। ऐसा क्यों हो रहा है? लिंक नहीं जा रहा है सबके पास या क्या प्रॉब्लम आ रही है? लिंक की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? बच्चों आप लोग मुझे बताएं, क्या लिंक जाता है कि नहीं जाता आप लोगों के पास? लिंक नहीं जाता है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो दिक्कत हो रही है। ठीक है ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। देखिए फतेहपुर सीकरी, देखिए बच्चों, कहा जाता है फतेहपुर सीकरी ये अकबर की क्या है? राजधानी है। राजधानी है। ये आगरा से 23 मील दूर है। आगरा से 23 मील दूर है ये। ठीक, इसके निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। और लाल पत्थरों का उपयोग है, इसके निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिनको लोहे की कील से जोड़ा गया है। लोहे की कील से इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एकदम सामान्य है, उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ों का मतलब है कि मेहराबों का उपयोग यहाँ भी है। ठीक, स्तंभों का उपयोग किया गया है, आपके मीनारें बनी हुई हैं। ठीक, मेहराबों का, संगमरमर का उपयोग कुछ भवनों में हुआ है। तो इस यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में जो भवन बने हैं, इस किले के अंदर जो भवन बने हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, कहा जाता है फतेहपुर सीकरी के अंदर लगभग 500 भवनों का निर्माण किया गया है। लगभग यहाँ पर 500 भवन बने हुए बच्चों। ठीक, लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण भवनों की बात हम करेंगे। तो महत्वपूर्ण भवनों में कौन है? जैसे दीवाने आम, दीवान ए आम, ये क्या होता है? दीवाने आम क्या होता है बच्चों? दीवाने आम का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। एक ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया जाता है, जिसमें झरोखे बने होते हैं, यानी झरोखेदार मेहराब बने होते हैं। जैसे चारों तरफ से, जैसे सपोज करिए जो कोई एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है, कमरे की तरफ जो चारों तरफ दीवारें होती हैं वो झरोखेदार मेहराबों की बनी होती हैं, और कमरे की सतह को ऊपर उठा दिया जाए, जिस पर स्वयं बादशाह क्या करता था? विराजमान होता था। दीवाने आम, आम मतलब होता जहां सभी लोग हों, आम मतलब आम नागरिक, यानी वह स्थान, किले के अंदर का वह भवन जहां पर बादशाह जो है सामान्य जनता से क्या करता था? मिलता था, यानी सामान्य व्यक्तियों से जहां पर मुगल बादशाह क्या करता था? मुलाकात करता था। ठीक है, जैसे आप देखेंगे
दीवाने आम के साथ एक और चीज बनी होती थी जिसे कहते हैं दीवाने खास। एक दूसरा भवन है दीवाने खास। ये क्या है? दीवाने खास। खास मतलब क्या होता है? खास मतलब जहां पर वह अपने महत्वपूर्ण लोगों से मिलता था। महत्वपूर्ण लोगों का मतलब है मंत्रिपरिषद से। महत्वपूर्ण का मतलब मंत्रिपरिषद से, यानी वह भवन जहां पर बादशाह मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करता था उसे क्या कहा गया है? दीवाने खास कहा गया है। और जहां पर वह जो है सामान्य लोगों से मिलता था उसे क्या कहा गया? दीवाने आम कहा गया है। तो दीवाने आम, दीवाने खास, ये दोनों भवन जो है आपको फतेहपुर सीकरी में दिखते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, जो आगरा का किला अकबर ने बनाया है, आगरे का किला सबसे सुंदर किला माना जाता है। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण शाहजहां के समय किया गया। किला तो बना अकबर के समय, लेकिन उसमें इन दोनों भवनों का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा किया गया है। लेकिन फतेहपुर सीकरी में इन भवनों का निर्माण अकबर के समय ही हुआ था। ठीक, दोनों को आप समझ गए, दोनों का क्या उद्देश्य है, दोनों का कार्य क्या है दोनों भवनों का। ठीक, तो दीवाने आम, दीवाने खास ये लगभग सभी किलों में होते हैं जहां पर मुगल बादशाह स्वयं रहता था। यानी ऐसे किले जहां पर बादशाह स्वयं विराजमान होता था, उन किलों में आप इन दोनों भवनों को जरूर निर्मित देखेंगे, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो आगरा का किला हो, चाहे फतेहपुर सीकरी का किला हो। ठीक है, यानी उन किलों में जहां पर जो है आपको दिखाई देते हैं कौन? स्वयं बादशाह। जहां जिन किलों में यानी जहां पर बादशाह स्वयं रहते हैं उन किलों में आपको ये बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। इसके बाद ज्योतिषी की बैठक, अगली जो बिल्डिंग है, जो फतेहपुर सीकरी में अगली जो बिल्डिंग है वो ज्योतिषी की बैठक है। ज्योतिषी की बैठक, यह भी एक भवन है। कहा जाता है कि आपको पता है कि अकबर अनपढ़ था बच्चों। अकबर अनपढ़ भले था लेकिन विद्वानों के महत्व को समझता था। वह नई नई विचारधाराओं से जुड़ना चाहता था। आपको ये भी पता है कि फतेहपुर सीकरी में उसने एक भवन बनाया था जिसमें सभी विद्वानों को क्या करता था? आमंत्रित करता था। ठीक है, वह सभी धर्मों की विचारधाराओं को सुनने का प्रयास करता था, समझने का प्रयास करता था, और इसी आधार पर आगे चलकर उसने, आपको पता है कि एक नए धर्म की संकल्पना को लागू किया था अकबर ने। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर जो है ज्योतिषी की बैठक एक भवन बनाया है। ज्योतिषी की बैठक के जस्ट बगल में एक और भवन है जो 5 मंजिला बना हुआ है, जिसे पंचमहल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पंचमहल। इस पंचमहल की जो इस पंचमहल की जो विशेषता है बच्चों, ये पंचमहल क्या है कि जैसे सपोज करिए इस तरह से मान लीजिए कोई भवन है, इसकी हर ऊपर वाली मंजिल जो है वो छोटी होती गई है। हर ऊपर वाली मंजिल छोटी होती गई है। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है। और इन दीवालों में ये झरोखे बने हुए हैं। ये झरोखे 2 चीज़ों के लिए बनाए जाते थे, एक प्रकाश के आगमन के लिए, दूसरा हवा के आगमन के लिए। ठीक है, तो 2 चीज़ों के उद्देश्य से बनाए गए हैं ये इन भवनों को। ठीक है, तो कहा जाता है कि पंचमहल बेहद खूबसूरत है। इसमें स्तंभों का उपयोग किया गया है। इसमें बच्चों स्तंभों का उपयोग हुआ है और दीवारें जो है वो झरोखेदार या रोशनदार बनी हुई है, जिनसे हवा का क्या हो? आगमन हो सके या प्रकाश का आगमन हो सके। ठीक है, ये थोड़ा स्थापत्य कला में ये ध्यान रखा गया है मुगल काल में कि प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि उस समय बिजली का पानी या पंपिंग सेट जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो इस बात को बारीकी से ध्यान रखा गया है कि प्रकाश का आगमन और हवा का आगमन नेचुरल तरीके से पूरी तरह से क्या हो सके बिल्डिंग में। तो ये मुगल कालीन स्थापत्य कला की खास विशेषताएं आपको दिखाई देती हैं। इसके बाद इसी पंचमहल के पीछे उत्तर दिशा में एक भवन बना है जिसे कहते हैं तुर्की सुल्ताना की कोठी। एक और भवन यहां पर बना हुआ है तुर्की सुल्ताना की कोठी। अभी जो भी बात हम कर रहे हैं सब फतेहपुर सीकरी में है। तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी। तुर्की सुल्ताना की कोठी। ठीक, ये भी आपके फतेहपुर सीकरी में ही बना हुआ है। ठीक,
तुर्की सुल्ताना की कोठी जो है ये 2 मंजिला है बच्चों और लाल पत्थर से बनी है। इसमें मेहराबों का भी उपयोग किया गया है। इसकी दीवारें भी झरोखेदार बनाई गई हैं। इसमें छज्जे बने हुए, छज्जा होता है जो आपकी छत से बाहर की तरफ लटकता है, उसे क्या कहते हैं? छज्जा कहते हैं। ठीक, तो तुर्की सुल्ताना महल भी बेहद क्या है? खूबसूरत है, 2 मंजिला है ये। ठीक है, और इसी के बगल में एक और महल बना है जिसे अकबर का आवास कहा जाता है, जिसमें अकबर स्वयं रहा करता था। उसे कहते हैं खास महल। क्या कहते हैं? खास महल। खास महल। खास महल ये अकबर का आवास था। अकबर का आवास, ये अकबर का क्या है? आवास है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है इसी खास महल में झरोखा दर्शन बना हुआ है। झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन ये बिल्डिंग का यानी भवन का वह भाग होता था जहां पर स्वयं बादशाह आकर खड़ा होता था जनता को दिखने के लिए। जैसे आजकल आप आधुनिक समय में देखिए तो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं वह अपनी बालकनी पे आकर जो है जनता को क्या करते हैं? दर्शन देते हैं। ठीक, तो उसी तरह की एक परंपरा यहाँ पर दिखती है, झरोखा दर्शन। ये खास महल के उत्तर दिशा में बनी हुई एक बालकनी नुमा है जिसे झरोखा दर्शन कहा जाता है। और झरोखा दर्शन कौन देता था? बादशाह देता था। लेकिन जहांगीर के समय ये परंपरा बदल जाएगी, वहां पर नूरजहां भी जहांगीर के साथ क्या करेगी? झरोखा दर्शन देगी। पानी देना। तो यहां पर जो है आपको बच्चों ये चीज दिखाई देगी, झरोखा दर्शन। पानी देना। तो इसके बाद यहां पर जो है खास झरोखा दर्शन के साथ साथ कहा जाता है खास महल में एक पुस्तकालय बना है। एक पुस्तकालय बना हुआ है। ठीक, अब आप सोचिए कि भाई अकबर तो क्या है? अकबर बच्चों क्या है? अनपढ़ है। ठीक, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे एक महान बादशाह कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ज्ञान का संबंध शिक्षा से नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ज्ञान का संबंध शिक्षा से है? भाई ज्ञान शिक्षा से जो मिलता है बच्चों वो किताबी ज्ञान होता है। व्यवहारिक ज्ञान के लिए शिक्षा का होना जरूरी नहीं है। अकबर व्यवहारिक ज्ञान रखता था और जो व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान, देखिए किताब पढ़ के भी अगर आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। लेकिन आपके पास किताबी ज्ञान हो न हो, लेकिन अगर व्यवहारिक ज्ञान है तब भी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो अकबर के पास व्यवहारिक ज्ञान था। कहा जाता है कि अकबर के इस खास महल में पुस्तकालय का भी एक प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, यह भवन भी 2 मंजिले का है और बेहद जो है वातानुकूलित है। बेहद जो है वातानुकूलित है, यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के उगने और सूर्य के ढलने को ध्यान में रखकर इस भवन को बनाया गया है। बात समझ रहे नहीं? और इसी के पश्चिम दिशा में इनकी महारानी जोधाबाई का महल है। जोधाबाई का महल जस्ट इसी के बगल में है। जोधाबाई का महल। पानी देना। जोधाबाई का महल। अब जोधाबाई का महल जो जस्ट इसी से बगल में है, जोधाबाई का महल पूरे फतेहपुर सीकरी के महलों में सबसे बड़ा है। पहली विशेषता बच्चों इसकी, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है इस महल की सबसे खास क्वालिटी क्या थी, सबसे खास विशेषता क्या थी? तो इस महल की सबसे खास विशेषता थी बच्चों, इसमें जितने भी कमरे बने हैं, इसमें कई कमरे बने हुए हैं, कमरों की बनावट इस तरीके की है कि सभी कमरों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है।
यानी कमरों की इस तरह से बनावट होती है, की गई है कि सभी कमरों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं पर 2 BHK फ्लैट अगर आप देखिए तो 2 BHK फ्लैट इस तरह से बने होते हैं कि एक कमरे से ही दूसरे कमरे में आप जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखे होंगे कि दोनों कमरों में जाने के अलग रास्ते होते हैं, दोनों कमरों को अच्छे से डिवाइड किया गया होता है, सेपरेशन उनका बेहतर तरीके से किया गया होता है। उसी तरह जोधाबाई के महलों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये इसमें जितने भी कमरे बने हैं, पहली बात तो ये आयताकार है, आयताकार बना हुआ है, आयताकार इसका आकार है, 230 गुणे 115 फीट का आकार इसका बच्चों, 230 गुणे 115 फीट का आकार है। ठीक, दूसरी चीज है कि आपको यहां पर एक चीज ये दिखाई देगी जोधाबाई के महल में कि एक तो कमरों का डिवीजन बहुत अच्छे से किया गया है, और दूसरी जो सबसे खास बात है कि इन कमरों की जो बनावट है वो ऋतुओं के अनुसार है। किसके अनुसार है? ऋतुओं के अनुसार। कमरे की बनावट ऋतुओं के अनुसार है, ऋतुओं के अनुसार है। यानी कहने का मतलब है गर्मी की ऋतु है तो किसी और कमरे का उपयोग करिए, ठंडी की ऋतु है किसी और कमरे का, और वर्षा की ऋतु में किसी और कमरे का उपयोग आप कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी ये जोधाबाई के महल की ये सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो है ये ऋतुओं के अकॉर्डिंग निर्माण किया गया है। इन भवनों का ऋतु के अकॉर्डिंग निर्माण दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण भवन है जोधाबाई महल, जो महारानी जोधाबाई के लिए था। कहा जाता है इस भवन में जोधाबाई के लिए उनकी धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्था की गई है। उनकी धार्मिक भावना को ध्यान में रखा गया है कि वो ईश्वर की आराधना कर सकें। ठीक, यहाँ तक कि स्वयं उनके अंतः कक्ष में भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा का उन्होंने व्यवस्था किया था। तो ये एक बड़ा अद्भुत दृश्य था कि पत्नी किसी दूसरे धर्म या धर्म में विश्वास रखती थी और स्वयं मुगल बादशाह अकबर स्वयं दूसरे धर्म में विश्वास रखता था। यानी कहीं न कहीं अकबर ने ह्यूमन सुपीरियरिटी की जो मानसिकता है वह दिखाने का प्रयास नहीं किया, यानी अपनी विचारधारा को अपनी पत्नी जोधाबाई पे उन्होंने थोपा नहीं बच्चों। ठीक, इसके बाद इसमें एक महल बना है जिसे आप कहते हैं हवा महल। इसी फतेहपुर सीकरी का अगला भवन है। फतेहपुर सीकरी में अगला भवन है बच्चों हवा महल। हवा महल नाम के अनुरूप ही इस भवन का निर्माण किया गया है। चारों तरफ से ये छज्जों से रोका गया है, इसमें स्तंभ बने हुए हैं और चारों तरफ से क्या है, ये खुला हुआ है। ठीक, इसे हवा महल कहा गया है। हवा महल के बगल में ही मरियम की कोठी है। मरियम की कोठी, मरियम की कोठी कहा जाता है बच्चों। मरियम मकानी मुख्य रानी को कहा जाता था। ठीक है, जो जैसे हिंदू धर्म में आप देखे होंगे महिषी, महिषी कहा जाता था मुख्य रानी को, यानी जो राजा के बगल में बैठती थी। ठीक, वो माँ भी हो सकती थी, वो मुख्य रानी भी हो सकती थी। यहाँ पर उसे मरियम मकानी कहा जाता है। ठीक, तो मरियम मकानी की कोठी का निर्माण भी किया गया है। और सबसे सुंदर अगर बात करें तो सबसे सुंदर भवन जोधाबाई के महल के बाद अगर कोई बना है तो वो है बीरबल की कोठी। बीरबल की कोठी, बीरबल की कोठी भी आपके जो इसी महल, इसी किले में बनी है। बीरबल की कोठी कहा जाता है कि बीरबल की कोठी की जो छत है, जो इस बीरबल के भवन का जो छत बना है वह मिस्र के पिरामिड की तरह है। इस भवन का ऊपरी भाग मिस्र के पिरामिड की तरह है। मिस्र के पिरामिड की तरह है। इस भवन का ऊपरी भाग किस तरह है? मिस्र के पिरामिड की तरह है बच्चों। ठीक है, तो ये जितने भी भवनों की हमने बात किया फतेहपुर सीकरी में, ये तो वो भवन है जिनको पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण भवन माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहा जाता है फतेहपुर सीकरी में कुछ और भवन भी इंपॉर्टेंट हैं जिनके नामों को आप जानते रहिए, जो सामान्यतः हर किले में आपको दिखाई देंगे। जैसे मीना बाजार। मीना बाजार क्या होता था बच्चों?
मीना बाजार का प्रचलन शाहजहां के समय बहुत दिखाई देता है और कहा जाता है दिल्ली के लाल किले का जो मीना बाजार है वो बहुत ही फेमस हुआ करता था। लाल किले का मीना बाजार बहुत ही फेमस है। उस मीना बाजार के सामने ही आपका चांदनी चौक है दिल्ली में, लाल किले के सामने चांदनी चौक है। तो वो पूरा एरिया जो है मीना बाजार के नाम से ही क्या है, फेमस है। और किले के अंदर जाएंगे आप तो एक अलग मीना बाजार आपको दिखाई देगा जहां पर आपको जो है औरतों संबंधी सामान पूरी तरह से आपको मिलते थे यहाँ पर, ठीक। इसके बाद इस मीना बाजार से लगा हुआ एक और बाजार होता था जिसे जौहरी बाजार कहते थे। दो भवन होते थे, मीना बाजार और जौहरी बाजार। मीना बाजार जौहरी बाजार, इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत खाना और आपका मीना बाजार, जौहरी बाजार, इबादत खाना, कबूतर खाना, कबूतर खाना। इसके बाद दीवाने चौगान, दीवाने चौगान। तो अगर आप देखें तो बावली भी बनी होती थी, बावली या नहर, बावली होती थी या नहर होती थी। यानी अगर आप देखें तो किले के अंदर के किसी भी व्यक्ति को जो राजघराने से संबंध रखता हो उसको किले के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक आम आदमी की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो बाज़ार का दृश्य हो, चाहे वो मनोरंजन का दृश्य हो, चाहे सुंदर भवनों की ज़रूरत हो, वस्त्रों की ज़रूरत हो, आभूषण की ज़रूरत हो, भोजन की ज़रूरत हो, एनी हाउ किसी भी तरह की ज़रूरतों को पूरी तरह से किले के अंदर ही समेटने का प्रयास किया गया है। तो उसी के परिणाम स्वरूप आपको इस तरह के भवनों का प्रतिबिंब भी मुगल कालीन स्थापत्य कला में दिखाई देता है। यानी मुगल कालीन स्थापत्य कला में एक पूरे तरह से एक मानवीय समाज को पूरी तरह से किले के अंदर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। यानी जो राजघराने के परिवार थे, राजघराने के लोगों को पूरी तरह से आपको यहाँ पर अंदर ही समाहित करने का प्रयास किया गया है ताकि उनको किसी भी तरीके से बाहर जाने की ज़रूरत बच्चों न हो। तो ये आपका रहा फतेहपुर सीकरी जिसकी चर्चा हमने किया। फतेहपुर सीकरी के भवनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, ये आपका रहा। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखेंगे अकबर अकबर के समय किले, कौन कौन सा किला अकबर के समय बना उसको देखना है। ठीक है, तो अकबर के समय कई किलों का निर्माण मुगल काल में किया गया, जैसे इलाहाबाद का किला, अटक का किला, अजमेर का किला, आगरा का किला। इन किलों में सबसे सुंदर अगर कोई किला है बच्चों तो वो है आगरा का किला। सबसे सुंदर किला कौन सा है? आगरा का किला। आगरा का किला, ठीक है। आगरा का किला ये यमुना नदी के किनारे बना है, आगरा में ही है, ये यमुना के किनारे बना हुआ है। यमुना के किनारे बच्चों कहा जाता है कि आगरे का किला, इसमें दो दरवाजे हैं, इसमें दो प्रवेश द्वार हैं, इसमें दो प्रवेश द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं, दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा बच्चों ये आम जनता के लिए होता था, यानी जो दिल्ली दरवाजा है ये किसके लिए था? ये आम जनता के लिए होता था। और एक छोटा दरवाजा है जो सिर्फ राजघराने के लिए था। छोटा दरवाजा
जो सिर्फ जो है राज घराने के लिए था। ये यहाँ से राजघराने के लोग बाहर निकलते थे। ये कर्मचारियों और जनता के लिए होता था दिल्ली दरवाज़ा। इस किले का निर्माण भी लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। बच्चों, इस किले को हमने खुद बहुत बारीकी से देखा है। मैं इस किले में गया हूँ, और किले में आप अगर जाएंगे तो किले का सपोज करिए, मैं आपको इसका नक्शा बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह से एक आयताकार आकृति में है बच्चों, ये आयताकार आकृति में इस तरह से है। आप देखेंगे यहाँ पर इस भाग में यमुना नदी का प्रवाह है। ये इस तरह से यहाँ पर ये पिछले भाग में इसके यमुना नदी है। यमुना नदी है। इसमें जो दिल्ली दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा जो किले में बना है बच्चों, जो दिल्ली दरवाज़ा है वो यहाँ पर बना हुआ है। और ये दरवाज़ा बेहद ऊंचा है। बेहद ऊंचा का मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 30 फुट इसकी ऊंचाई है। लगभग कितने फुट ऊंचाई है? 30 फुट इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है। ये 1565 में इस किले का निर्माण शुरू हुआ था। 1566 में इस किले का निर्माण प्रारंभ हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार इसमें कुल 15 लाख का खर्च हुआ, और कुछ लोगों के अनुसार 30 लाख का खर्च हुआ था। ठीक है। कहा जाता है ये जो दरवाज़ा है, यहाँ से जब आप बच्चों एंट्री करेंगे, जिसे आप मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं, तो ये अंदर इस तरह से भवन गया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आके फिर इसे ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर एक फिर से दरवाज़ा बना हुआ है, और इस दरवाजे पर मेहराब का बहुत सुंदर प्रयोग है। मेहराब का बहुत सुंदर प्रयोग और भव्य दरवाज़ा है। यानी आप सीधे किले में एंट्री करके डायरेक्ट आप बादशाह के महल तक नहीं पहुँच सकते थे। यहाँ भी दरवाजे को ब्लॉक किया गया है, रोका गया है। फिर ये सीधे आके यहाँ पर निकलता था, और यहाँ पर जब ये निकलता था तो यहाँ पर एक बड़ा मैदान आपको दिखाई देगा। ये मैदान क्या है? ये दीवाने आम है। ये बच्चों ये दीवाने आम है, जहाँ पर बादशाह आम जनता से मिलता था। ठीक है। इस कोने पे आप चले आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है। यहाँ पर मुसम्मन बुर्ज बना है, और इस मुसम्मन बुर्ज को शाहजहां ने बनाया था। मुसम्मन बुर्ज बना है। इस मुसम्मन बुर्ज से यहाँ सीधे बगल में, यहीं पर आप ये इधर आप देखेंगे तिरछे, तो यहाँ पर ताजमहल बना है। ताजमहल बना है। कहा जाता है इसी मुसम्मन बुर्ज से बैठकर ताजमहल को निहारा करता था कौन? शाहजहां। यानी अपनी पत्नी ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में, चूंकि इस महल को उसने बनवाया था, एक मोहब्बत का परिणाम माना जाता है। कौन? आगरा का ताजमहल। ये तो आपको बखूबी पता होगा। जिस तरह से एक मोहब्बत का परिचायक है, एक मोहब्बत का परिणाम ताजमहल है, उसी तरह हुमायूं के मकबरे को एक पत्नी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। हुमायूं का जो मकबरा था उसे हाजी बेगम ने बनवाया था, उनकी पत्नी ने, उसे महबूबाना पेशकश माना जाता है। तो यहाँ पर आगरा का ताजमहल बच्चों इस मुसम्मन बुर्ज से दिखाई देता है, और कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा ये बनाया गया था। तो दुर्भाग्य था शाहजहां का कि इसी मुसम्मन बुर्ज में 8 साल के लिए इनके बेटे औरंगजेब ने इनको कैद भी किया था कि पिताजी यहीं बैठ के बढ़िया से आप देखो। ठीक है। और आपको पता है कि जहां आरा इस मुसम्मन बुर्ज में इनके साथ कैद थी, और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो दुर्भाग्य था शाहजहां का कि जिस बिल्डिंग को उसने स्वयं के लिए बनवाया था उसी में उसकी मौत हुई। तो लेकिन यहाँ पर जब आप जाएंगे, इस महल से आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर सारे भवनों को ऐसे लाइन से आप देखेंगे भवन बने हुए हैं। ठीक है। इस तरह से भवन बने हैं, और इन भवनों में इस तरह की जो दीवार है वो पूरी झरोखेदार है बच्चों, झरोखेदार है, जिसमें रोशनी के साथ साथ इस यमुना की नदी से लड़ती हुई पवनें जो है पूरी तरह से इस किले में एंट्री करती हैं। तो बेहद सुंदर और बहुत ही मनोरम ठंडी हवाएं यहाँ से आपको आती हुई दिखाई देती हैं। ये इस तरह से एक वैज्ञानिक ढांचे पर बना हुआ किला है बच्चों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम लगता है। यहाँ पर एक मकबरा है, यहीं पर एक मकबरा है जिसमें मेहराब का उपयोग किया गया है। इसमें मेहराब के साथ साथ सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है।
सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। और छतों में आप देखेंगे, छतों में कलाकृतियां बनाई गई हैं, वो हरे पत्थरों और सफ़ेद पत्थरों का एक सम्मिश्रण दिखाई देता है। आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी देखकर इन कलाकृतियों को, इतनी आश्चर्यजनक लगती हैं। ये पत्थर आज भी एक चमक पैदा करते हैं, एक आकर्षण पैदा करते हैं। ठीक, तो आप कभी भी फुर्सत में हो तो इस किले को जाकर जरूर देखिएगा। जो छोटा दरवाजा है वो इस तरफ से बना हुआ है, इस तरफ से निकलकर राज परिवार के घर आने के लोग यहां से एंट्री करते हैं। ठीक, और ये सामने पूरा ये आगरा है, यहां से आम आदमी जो है दिल्ली के दरवाजे में प्रवेश करता था। तो इस किले में देखेंगे बच्चों, इधर छोटे छोटे भवन बने हुए हैं, लेकिन जब आप यहां पे आते हैं, ये दीवाने आम है, इस बगल आएंगे तो दीवाने खास बना हुआ है। तो आगरा के किले में भी दीवाने आम और दीवाने खास की संरचना का निर्माण किया गया है। आगरे के किले में भी इनकी दीवारों को क्या किया गया है, सजाया गया है फूल पत्तियों से, पशु पक्षियों से। जो बार बार मैं बता चुका हूं कि मुगल कालीन इमारतों में एक नई चीज जुड़ी अलंकरण में। जैसे अभी तक आपने सल्तनत कालीन इमारत में देखा था कि वहां पर केवल जो है आपको फूल पत्तियों और ज्यामितीय आकृतियों और कुरान की आयतों का उपयोग अलंकरण में दिखा था, लेकिन यहां पर एक और चीज जुड़ जाएगी, वो है पशु पक्षियों का अलंकरण। ठीक, जैसे अभी तक क्या था कि कुरान में ये मान्यता नहीं थी कि जीवित जीवों का चित्रांकन किया जाए, लेकिन मुगल काल में ये परंपरा टूट गई और यहाँ पर ऐसे जीवों का भी चित्रांकन किया गया अलंकरण के लिए जो जिंदा होते हैं, जैसे पशु पक्षी या जंतुओं को। ठीक है, तो उनका भी अलंकरण के रूप में उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि ये आगरा का जो किला है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। इसका जो कारीगर था उसका नाम था करीम खां। जो इसका कारीगर है जिसके नेतृत्व में ये बना, उसका नाम क्या था बच्चों, करीम खां। करीम खां के नेतृत्व में बना था। ठीक है, तो आगरे के किले को आप देख आइए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण में आपको बंगाल की शैली और गुजरात की शैलियाँ दिखाई देती हैं, यानी बंगाल की स्थापत्य कला की निर्माण शैली और गुजरात की स्थापत्य कला की निर्माण शैली, दोनों का प्रभाव इस आगरा निर्माण में दिखाई देगा। बंगाल और गुजरात इन दोनों स्थापत्य कलाओं का निर्माण माने प्रभाव आपको यहाँ की कला पे क्या होता है, दिखता है। ठीक, तो ये कहा जाता है कि जिस वर्ष आगरा के किले का निर्माण अकबर ने किया, उसी वर्ष जो है अकबर ने आपके लाहौर के किले का निर्माण भी किया था। यानी एक ही वर्ष जो है आगरा का किला और लाहौर का किला, इसी वर्ष जो है लाहौर का किला भी बनाया गया था। लाहौर का किला भी बनाया गया था। ठीक है, लाहौर का किला, और आपको पता है ये भी लाल पत्थर से बना हुआ है। अकबर का एक किला बना हुआ है जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं। इलाहाबाद का किला बना था 1563 में, ये 1565 में है। ठीक है, इलाहाबाद का किला ये बना है 1583 में। इसमें एक महल बड़ा महत्वपूर्ण है जिसे जनाना महल कहते हैं। जनाना महल आगरा ये इलाहाबाद के किले में है। ठीक है, इसके बाद आपका अजमेर का किला है। अजमेर का किला सभी किलों में सबसे छोटा है। अजमेर का किला ये सबसे छोटा है बच्चों। अजमेर का किला 1570 में बना ये। में बना है। और एक किला है इनका अटक का किला। तो अटक का किला जो है बच्चों ये 1581 में बना है। इतने किलों का निर्माण जो है अकबर के समय किया गया। अटक का किला 1581, ये किला अकबर के समय निर्मित किए गए। ठीक है, ठीक, तो ये रहे आपके अकबर के समय की महत्वपूर्ण जो है स्थापत्य कला बच्चों। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, और 1-2 क्लास में आपकी स्थापत्य कला समाप्त तो हो जाएगी, 2 क्लास 3 क्लास में। और आपकी जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है ये मान के चलिए कि 15 क्लास आपकी और होगी तो ये फिनिश हो जाएगी। ठीक, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके इसमें बची हुई हैं। क्या क्या बचा हुआ है अगर आपको देखना हो
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी चित्रकला, चित्रकला, नृत्य शैली, नृत्य शैली, फिल्मों का विकास, फिल्म एवं सिनेमा, फिल्मों का विकास, फिल्म एवं सिनेमा। इसके बाद नाटक, नाटक या रामलीला जिसे कहते हो आप। चित्रकला, नृत्य शैली, नाटक, रंगमंच, रंगमंच, ठीक है। इसी में आपकी पेंटिंग्स भी आ जाएगी, पेंटिंग्स। नृत्य शैली में आपकी सब शास्त्रीय शैलियाँ भी आ जाएंगी, शास्त्रीय नृत्य जिसमें भरतनाट्यम वगैरह सब आता है, ठीक है। फिल्मों का विकास आ जाएगा, नाटक का विकास आ जाएगा, ठीक। ये 4-5 टॉपिक आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो अभी बचे हुए हैं, जिनको हमें करना है। तो ये 10 से 15 क्लासें आपकी अभी लगेंगी बच्चों इसमें। तो आपको हो सकता है ये क्लासें अल्टरनेट हो, कल इसकी सूचना आपको मिलेगी, ठीक, कि ये क्लास हो सकता है अल्टरनेट कर दी जाए। और क्योंकि अब प्लस कोर्सेज पे क्लासें हमारी वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ज़्यादा क्लासें वहाँ पर होंगी और आपकी ये क्लास अल्टरनेट होके धीरे धीरे समाप्त होगी। शाम की क्लास आपकी रेगुलर अभी बनी रहेगी, ठीक, वो चलती रहेगी। एंशिएंट के बाद मिडुअल, मॉडर्न, इस तरह से सीक्वेंस के तहत वो चलेगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा मैं टॉपिक आपको देख लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, ठीक है। एक सेकंड बच्चों में बताता हूँ। हाँ देखिए, मैं बता देता हूँ। अभी तक जो है आपका संस्कृति सभ्यता हो चुकी है, संगीत का विकास, संगीत का विकास, ये हो गया बच्चों। दूसरा चित्रकला एवं पेंटिंग, चित्रकला एवं पेंटिंग्स। इसके बाद नाटक एवं रंगमंच, नाटक एवं रंगमंच। नाटक एवं रंगमंच हो गया। नाटक, रंगमंच, संगीत, चित्रकला और फिल्मों का विकास, फिल्मों का विकास। पांचवा विरासत, विरासत एवं यूनेस्को, विरासत एवं यूनेस्को का महत्व, ठीक है। ये देखिए
ये आपके टॉपिक होंगे बच्चों, जितने टॉपिक हमने आपको बताया है। ठीक है, और आप लोग कम से कम देखिए यहाँ पर जो है आपकी ये क्लास में भी बच्चों आपकी अल्टरनेट हो। ठीक है, एक शेड्यूल आपको मैं कल बता दूंगा कि ये क्लासें कब कब होंगी। ठीक है, तो इस तरह आपका अभी 14 से 15 क्लासेज और होंगी, तो आर्ट एंड कल्चर आपका यहाँ पर फिनिश होगा। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो अभी शेष हैं, जो बचे हैं आर्ट एंड कल्चर में, जो अभी पढ़ाना है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं जिनको अभी पढ़ाना है। ठीक है, हाँ एक ही बार फी जमा करना बच्चों, नहीं जरूरी नहीं है, आप प्रोसेस पता कर लीजिए। ठीक है, प्रोसेस पता कर लीजिए। ठीक बेटा, प्रोसेस आप पता कर लीजिए। आप कैसे क्या प्रोसेस है मैं बता देता हूं। प्रोसेस ये है कि आप अनअकैडमी का एक ऐप पहले डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी का आप अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऐप को ओपन करेंगे तब आपको सब्सक्रिप्शन दिखेंगे। जब ऐप आप ओपन करते हैं तब आपको सब्सक्रिप्शन दिखता है, और ये सब्सक्रिप्शन बच्चों आप देखेंगे 1 साल का है, 2 साल का है, वहाँ पर फी आपको लिखी गई है 2 साल का है, और इसमें 6 माह का भी दिखेगा। ठीक, लेकिन आपको एक कंप्लीट तैयारी अगर करनी है तो 2 माह या 1 साल का आप प्रीफर करिएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ये एडमिशन प्रोसेस आपको बताएगा। जब आप एडमिशन प्रोसेस में एंट्री करेंगे तो वहाँ हमारा रेफरल कोड है बच्चों SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव। इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप इस रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 10% कम हो जाएगी, 10% फीस आपकी माफ़ हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये रेफरल कोड हमारा है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं आसानी से। वहाँ पर आप देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में करना पड़े। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आनंद जी कैसे करना है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो सर्च करेंगे आप मोबाइल पे तो आ जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन को ओपन करिए, वहाँ कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, कोर्स में आप एंट्री करेंगे तो फिर आपको चीज़ें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर शाम को मिलते हैं बच्चों।